पहली रात पार्ट 50। वेदिका अद्विक के रूम में आती है तो देखती है अद्विक का पूरा रूम फूलों से सजा हुआ था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से डेकोरेशन की गई थी। इस तरह पूरे कमरे को सजा देखकर वेदिका को एहसास होता है कि आज वो और अद्विक इस रूम में एक साथ रहने वाले हैं। शादी के बाद ये उनकी पहली रात होगी। इस बारे में सोचकर ही वेदिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके पूरे शरीर में कपकपी दौड़ जाती है। क्या वो और अद्विक इस शादी में आके? वेदिका ये सब सोचकर घबराने लगती है। तभी उसे अद्विक का दिया वो आखिरी वचन याद आता है और उसका डर, घबराहट सब कुछ पल में गायब हो जाता है। इतना तो वो अपने अद्विक को जानती है, चाहे जो हो अद्विक कभी उन वचनों को नहीं तोड़ेगा। सोचते हुए वेदिका मिरर के पास आती है और अपने अक्स को मिरर में देखने लगती है। वो एक एक करके अपने सारे गहने उतार देती है। अब उसकी मांग में सिंदूर और गले में केवल मंगलसूत्र था। वो एकटक मिरर में अपने इस नए स्वरूप को देखने लगती है। कल तक जिन रंगों से उसे परहेज था, आज उसी रंग का जोड़ा उसने पहना हुआ था। कभी नहीं सोचा था कि ये लाल रंग दोबारा उसकी जिंदगी में आ पाएगा। कभी उसकी बेरंग जिंदगी दोबारा से रंगीन हो पाएगी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया। वो बदल गई। क्या इतनी खूबसूरत लगती है वो इस रंग में? हाथों में भरी भरी चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, केवल इन तीनों चीज ने उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया। शायद वेदिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही है। उसे सब कुछ सपना लग रहा था। वो अपने हाथों से आईनों को छूकर देखती है, ये सोचकर कि वो कोई सपना तो नहीं देख रही। मगर नहीं, ये तो सच है और ये सिर्फ और सिर्फ अद्विक की वजह से हुआ है। अगर आज अद्विक नहीं होता तो शायद वो उदयपुर में उसी कौशिक निवास में रह रही होती, या शायद मर ही जाती, क्योंकि सागर की उस घिनौनी हरकत के बाद वो खुद को जिंदा कहाँ रख पाती। अगर उस दिन अद्विक समय पर नहीं आता तो क्या वो बच पाती? नहीं नहीं नहीं, वो कभी जिंदा नहीं रह पाती। इतना बड़ा दाग वो अपने जीते जी खुद पर कैसे लगने देती? अगर गलती से भी सागर अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो? ये सब दिमाग में आते ही वेदिका का दम घुटने लगता है। उसकी सांसें तेज होने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भले ही आगे बढ़ गई हो, लेकिन उसके अतीत ने इस कदर अपनी छाप उसके अंदर छोड़ दी थी कि उसका डर उस पर हावी होने लगा था। पहले जैसी निडरता अब कहाँ थी उसमें? अगर वो पहले वाली वेदिका होती तो उस दिन सागर के हाथ पैर तोड़ चुकी होती, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब तो उसे अपने आप को बचाने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ती थी, जैसे उस दिन पड़ी थी। वेदिका खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उस कमरे में उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो वापस कौशिक निवास की उस बंद कोठरी में आ गई हो। वो खुद को आजाद कराना चाहती थी इस डर से, अपने कड़वे अतीत से। वो भागकर बालकनी की तरफ आती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। बाहर चल रही ठंडी हवा उसे ठंड का एहसास करा रही थी, मगर उसे ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका डर इस कदर उस पर हावी हो चुका था कि वो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। रह रहकर सागर की हर हरकत उसके दिमाग में ताजा हो रही थी। वो खुद को शांत करना चाहती थी, मगर कर नहीं पा रही थी। बेशक उसने अपना दर्द अद्विक के साथ साझा कर लिया, लेकिन उसका डर का क्या? अपना डर वो कैसे कम करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वेदिका कांप रही थी, रो रही थी। इस नई जिंदगी में भी उसके डर ने, उसके अतीत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो पीछे पीछे उसे डराने चला आया। वो अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक किसी की पकड़ उसे खुद पर महसूस होती है। वो डर कर तुरंत पलट जाती है। सामने अद्विक था, जो वेदिका को पीछे से ब्लैंकेट उड़ा रहा था, मगर यूं इस तरह वेदिका की झटके से पलटने पर वो ब्लैंकेट नीचे गिर चुका था। अद्विक! वेदिका अपनी आंसू भरी आंखों से डरते हुए अद्विक की तरफ देखती है। वहीं अद्विक हैरानी से वेदिका की तरफ देख रहा था। वो तो बस वेदिका को ठंड से बचाने के लिए उसे ब्लैंकेट ओढ़ाने आया था, लेकिन यहाँ अपनी वेदू को इस तरह रोता देख, डर से कांपता हुआ देखकर अद्विक हैरान था। उसे उसकी वेदू बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कौशिक ने परिवार में उसने उसे पहली बार देखा था। डरा हुआ, सहमा हुआ सा। वेदू! अपनी वेदू की ऐसी हालत देखकर अद्विक परेशान हो जाता है। वो जल्दी से नीचे गिरे ब्लैंकेट को उठाकर वापस वेदिका को उड़ाता है और बिना कुछ बोले खींचकर वेदिका को अपने गले से लगा लेता है। अद्विक के गले लगते ही वेदिका, जो ना जाने कितनी देर से खुद को अपने डर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, वो खुद के अंदर डर को काबू करने की कोशिश कर रही थी, वो अचानक शांत पड़ जाती है।
उसका दिमाग जो रह रहकर बार बार सागर की करतूत याद दिला रहा था, वो एकदम से शांत हो जाता है। ना उसकी आंखों के आगे सागर की घिनौनी हरकत आ रही थी और ना ही सागर का चेहरा। उसकी आंखों के आंसू रुक चुके थे। उसका डर से कांपना बंद हो चुका था। वो बिल्कुल भी डरा हुआ महसूस नहीं कर रही थी, और अगर कुछ महसूस कर रही थी तो वो थी एक गर्माहट और अद्विक की बढ़ी हुई धड़कनों का शोर। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ना जाने कितनी देर तक अद्विक वेदिका को अपने गले से लगाए रखता है। वहीं वेदिका भी बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले, बस वैसे ही अद्विक की बाहों में छुपी रहती है। दोनों को ही समय का होश नहीं था। शायद दोनों पूरी रात वैसे ही खड़े रहते अगर वेदिका को अपने पैरों में दर्द महसूस ना होता तो। वो अद्विक से दूर होती है और उसे देखती है जो उसे ही देख रहा था। लगता है तू मुझे मेरे वचन निभाने नहीं देगी, अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, मानो पूछ रही हो, क्या मतलब? क्या ऐसे क्या देख रही है? सच ही तो बोल रहा हूँ। तेरी आंखों में ये जो पानी का नल फिट है, जो अब जब चाहे तब बहता ही रहता है, उसकी वजह से तो मैं अपना वचन निभा ही नहीं पाऊंगा ना। अद्विक मुंह बनाकर कहता है तो वेदिका के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। ये हुई ना बात, अब अंदर चल, रात हो गई है, सोना नहीं है क्या? चल, कहकर अद्विक वेदिका को पकड़कर वापस रूम में ले आता है। ये ले, जाकर चेंज कर ले, इस हैवी लहंगे में तू सो नहीं पाएगी। अद्विक मुस्कुराते हुए वेदिका को उसके कपड़े देते हुए कहता है, तो वेदिका बिना कुछ बोले उससे अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। वेदिका के जाते ही अद्विक की वो मुस्कुराहट जो अब तक उसके होठों पर छाई हुई थी, वो कहीं गायब हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। वो जल्दी से उन्हें साफ करता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वेदिका चेंज करके वापस रूम में आती है तो देखती है रूम की सारी सजावट हट चुकी थी। अब अद्विक का रूम बिल्कुल पहले की तरह लग रहा था। आ गई तू? चल आजा, बेड पर सो जा। वैसे पानी मैंने यहाँ रखा है, अगर तुझे किसी और चीज की जरूरत होगी तो मैं यहाँ सामने सोफे पर ही सोऊंगा, मुझे उठा देना। अद्विक वेदिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उस सोफे की तरफ देखने लगती है। वो सोफा ज्यादा बड़ा नहीं था। नॉर्मली कोई भी उस पर कंफर्टेबल होकर बैठ सकता था, मगर सोना मुश्किल था। क्या वो 2 सीटर सोफा और कहा 5 फुट 9 इंच का अद्विक। उस सोफे पर अद्विक तो क्या, वो खुद भी ठीक तरीके से नहीं सो सकती थी, और अगर सोने की कोशिश भी करती तो सुबह तक पीठ या गर्दन जरूर अकड़ जाती। तुम उस सोफे पर सोगे? वेदिका अपनी उंगली से उस सोफे की तरफ इशारा करके पूछती है। हाँ, अद्विक की बात सुनकर वेदिका की बात सुनकर अद्विक कहता है, बहुत छोटा है वो, तुम उसमें आ नहीं पाओगे। अद्विक की हाँ सुनकर वेदिका कहती है, वेदू तू मेरी चिंता मत कर, मैं एडजस्ट कर लूंगा, तू बस आराम से सो जा, आज का दिन वैसे ही बहुत ज्यादा हेक्टिक था, थक गई होगी। अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, अद्विक तुम्हें मेरे लिए इतना एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ। अद्विक की बात सुनकर वेदिका कहती है, नहीं वेदू, तू बेड पर आराम से सो, मैं अपना देख लूंगा, कहकर अद्विक अपनी पिलो उठाकर सोफे की तरफ जाने लगता है। अद्विक को जाता देखकर वेदिका तुरंत उसे आवाज लगाकर रोकती है, तो अद्विक पलटकर उसकी तरफ देखने लगता है। मेरा मतलब, हम दोनों बेड पर सो सकते हैं, वेदिका हिचकिचाते हुए कहती है, तो अद्विक उसकी तरफ देखने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वेदिका उसके साथ अनकंफर्टेबल हो, इसलिए तो वो उस छोटे से सोफे पर सोने के लिए तैयार था। तुम्हारा बेड काफी बड़ा है, हम दोनों एक एक साइड सो सकते हैं, वेदिका अपनी नजरें झुकाए कहती है, तो अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट, कहकर अद्विक वापस बेड की तरफ आता है और एक तरफ अपना पिलो रखकर लेट जाता है। वेदिका भी बेड के दूसरी तरफ आती है और हिचकिचाते हुए लेट जाती है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ अपनी पीठ कर रखी थी। ना अद्विक की हिम्मत हो रही थी करवट लेने की और ना ही वेदिका की। ना जाने उस बिस्तर पर लेटते ही क्या हो गया था दोनों को। नींद तो जैसे आंखों से ओझल हो चुकी थी। इस वक्त उस कमरे में इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज साफ साफ सुनी जा सकती थी।
काफी देर तक एक ही करवट में रहने की वजह से ना चाहते हुए भी अद्विक करवट बदलता है। उसी समय बड़ी हिम्मत के साथ वेदिका भी करवट बदलती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों हड़बड़ा जाते हैं। वो नींद नहीं आ रही है, अद्विक हड़बड़ाते हुए कहता है। मुझे भी। अद्विक की बात सुनकर वेदिका कहती है तो अद्विक उसकी तरफ देखने लगता है। वो अपना हाथ बढ़ाकर वेदिका के सर पर थपकी देने लगता है तो उसकी इस हरकत से ना चाहते हुए भी वेदिका के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अद्विक को नहीं रोकती बल्कि अपनी आंखें बंद करके वैसे ही लेटे रहती है। जल्दी ही उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। वहीं अद्विक भी कब अपनी वेदू को थपकी देते देते सो जाता है पता ही नहीं चलता। जारी है। तो आज का पाठ यही समाप्त होता है। क्या होगा आगे? क्या अद्विक और वेदिका की नई जिंदगी, उनका ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? आखिर ये छोटी छोटी चीजें ही तो उनके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगी, मगर कैसे, जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।